हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एच.सी. वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है उसका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में आप सबको पता ही ऑलरेडी सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिगर 29Q2 shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. द फिगर सजेस्ट दैट। ये हमको फील्ड लाइंस दे रखी हैं और इनमें से ए, बी और सी 3 पॉइंट्स पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में कमेंट करनी है कि क्या रहा होगा। तो हमको सीधा रिलेशन पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब वो पास पास में होंगी, क्लोजर होंगी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। तो साफ साफ देख के पता लगा सकते हैं अपन कि ए और सी पर डेंसिटी जो है वो आइडेंटिकल है, लेकिन बी पर जो है हमारे पास डेंसिटी कम है क्योंकि यह फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई। क्लियर। तो ऐसे में बी पर अगर डेंसिटी कम है तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक, ए और सी से, और ए और सी का आपस में इक्वल होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ए और सी का सेम यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन बी का कम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बीच की किसी भी सेपरेशन आर के लिए वो होती है के Q1 Q2/R। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें आने वाला जो प्लस माइनस होता है वो इसी की वैल्यू को डिनोट करता है, तो उसको कंसीडर करेंगे अपन। ठीक है, अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो आपसे पूछा यू पे क्या इफेक्ट आएगा। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट का क्या साइन है। अगर मान लो Q1 Q2 के प्रोडक्ट का साइन हमारे पास पॉजिटिव हुआ, क्लियर, तो ऐसे में आर बढ़ाने पे ये जो यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव में डिक्रीज होगी। पॉजिटिव में डिक्रीज होना मतलब डिक्रीज होना ही है मैग्नीट्यूड ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। क्लियर है, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज। लेकिन अगर Q1 Q2 का जो साइन है वो नेगेटिव हुआ, क्लियर, तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो U का अगर मैं R के साथ अगर ग्राफ बनाऊँ तो पहले सिनेरियो में तो क्या हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में डिक्रीज होना मतलब U की वैल्यू डिक्रीज होना। क्लियर है। दूसरे सिनेरियो में जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ऐसे में अगर तुम R को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू माइनस में डिक्रीज होगी। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में आर बढ़ेगा तो नेगेटिव में डिक्रीज होना, नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब ओवरऑल इंक्रीज होना। क्लियर। तो ये इस सवाल में क्योंकि चार्जेस की अपन को पोलैरिटी नहीं बताइए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अपन श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो डिक्रीज होगी और अगर नेगेटिव हुआ तो इंक्रीज होगी। तो ऐसे में करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो यहाँ पे अपन को पोलैरिटी मेंशन कर रखी है और आपसे बोला है कि अपन ने एक लो पोटेंशियल से एक हाई पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? ये होती है Q/V। क्लियर, क्योंकि चार्ज की पोलैरिटी अपन को बता रखी है तो Q तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर, और यहाँ पे V भी बढ़ रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस में बढ़ना मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। डेफिनेटली यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। अगर चार्ज की पोलैरिटी नहीं पता था, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं बोल सकता था कि मे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी चार्ज की साइन के बेसिस पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, और दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों रखे हुए हैं। ठीक है, आगे बोला द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स इज स्टडीड व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो क्या इफेक्ट आएगा पोटेंशियल का पूछा है। तो ए से, ठीक है, इस खुद पॉइंट ए की अगर बात करूँ तो ए की ए से डिस्टेंस 0 हो गई। क्लियर, तो ऐसे में KQ/R जो है उसमें R 0 रखते ही इन्फिनिट आ जाएगा तो अनडिफाइंड रहेगा हमारे पास। क्लियर, तो ऐसे में सवाल ने बोल भी रखा है कि इन दोनों पॉइंट्स को तो एक्सक्लूड करना है। अपन को ये पॉइंट पता भी होना चाहिए कि जिन पॉइंट्स पे खुद पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पास वो डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होता, कॉन्टिन्यूस चार्ज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, अपन यहाँ पोटेंशियल अगर अपन फाइंड करें तो इसके जस्ट पास में अगर मैं देखूँ एक चीज़ तो क्लियर है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव आने वाला है। इसका भी पॉजिटिव ए का और बी का भी पॉजिटिव, तो सम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कहीं भी 0 नहीं होगा। क्लियर, फिर भी अगर अपना एग्जैक्टली ग्राफ अगर अपन देखें तो एक जस्ट राइट में अगर मैं इस पॉइंट के लिए अगर बात करूँ, ठीक है, तो इसके जस्ट राइट में अगर अपन बात करें तो एक ही वजह से पोटेंशियल डोमिनेट करेगा और वो जो है इन्फानाइट को टेंड करेगा। सिमिलरली बी के जस्ट पास भी हमारे पास प्लस के इन्फानाइट को टेंड करेगा, KQ/R में Q जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर, अब जैसे जैसे हमारे पास ए से अगर बी की तरफ अगर अपन मूव करेंगे तो ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा और बीच में कहीं जाके
मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? क्यों मिनिमम हो जाएगा? क्यों मैंने शॉर्टेज से कह दिया? क्योंकि ए के जस्ट पास भी इन्फिनिटी है, बी के जस्ट पास भी इन्फिनिटी है, बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू है हमारे पास, तो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ होगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा पोटेंशियल का हमारे पास। तो अब मैं शॉर्टेज से कह सकता हूँ कि ए से बी की तरफ जाने पे पोटेंशियल फर्स्ट जो है वो डिक्रीज होगा, देन इंक्रीज होगा। यही अगर ये नेगेटिव चार्ज होते तो ये ग्राफ जस्ट इन्वर्टेड हो जाता ही। तो रिजल्ट क्या होता कि पोटेंशियल पहले इंक्रीज होता फिर डिक्रीज होता। तो फिलहाल हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा फोर्थ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कि ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ है। A small circle is drawn with the center at the origin cutting the axis at point ABCD having coordinates these। हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया जो एक्सिस को इस तरीके से कट कर रहा है। ये है a,0, ठीक है, ये है 0,a, ये हो गया हमारे पास -a,0 और यहाँ है 0,-a। बेसिकली एक सर्कल हो गया है। आगे बोला है आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम। पोटेंशियल कहाँ मिनिमम होगा? तो देखो, अगर ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो मैं शॉर्ट से कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इन सारे पॉइंट्स में हमारे पास केवल ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, क्लियर, -a,0 वाला, ये जो हमारे पास सी पॉइंट है ये सबसे लेफ्ट में है हमारे पास। ठीक है, तो इस पॉइंट का तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? और ये जो पॉइंट है a,0, ए पॉइंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे फारतेस्ट पॉइंट पर है, तो इसका पोटेंशियल सबसे डिक्रीज, सबसे लोएस्ट होगा। यहीं पे अगर मैं पॉइंट अगर ऐड करूँ तो देखो रिलेशन बेसिकली ये होता है डी बी बराबर होता है -E.dr। क्लियर? तो ऐसे में अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल सबसे तेज़ी से डिक्रीज होता है। अगर किसी एक्यूट एंगल पे जाते हो तो पोटेंशियल अब भी डिक्रीज होगा होने को, तो बट अब डिक्रीज होने की रेट कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कम हो गया। और अगर तुम एक्जैक्टली 90 पे जाओगे तो फिर तो डिक्रीज होना ही बंद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट से कह सकता हूँ कि ए का पोटेंशियल मिनिमम होगा, मतलब करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कि ये मान लो हमारे पास दो बॉडी हैं, इनको अगर अपन रब करेंगे तो डेफिनेटली एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लियर? तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर तो आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज और दूसरी वाली पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया उसका मास स्लाइटली डिक्रीज होगा और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि इफ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, कि कोई बॉडी है उसको रबिंग से चार्ज किया और उससे पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं श्योरिटी से नहीं बता सकता कि उसका मास डिक्रीज रहा होगा या इंक्रीज रहा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में बोला रिमेन्स प्रिसाइजली कॉन्स्टेंट, नो इन स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज, ये भी श्योरिटी से जब तक नहीं बता सकते जब बॉडी पे आए हुए चार्ज का टाइप नहीं पता। मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, बिल्कुल ये इसके बारे में अपना आंसर देंगे तो करेक्ट आंसर होगा डी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा? तो ये तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं सीधा रिजल्ट ये है कि ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन वगैरह पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। कैसे आया ये कि ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ऐसे में अगर तुम किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में मान लो इस तरीके से एक डाइपोल रख दिया, यहाँ क्यू है उसका, यहाँ -q है, तो ऐसे में इस पर तो फोर्स लगेगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और इस पर लगेगा क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे में किसी भी थीटा ओरिएंटेशन के लिए तो नेट फोर्स तो कितना आ गया, हमेशा ही जीरो आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा जीरो होगा। वैसे नेट फोर्स नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बोलना चाहिए क्योंकि अगर ग्रेविटी हुई तो उसका एम आ सकता है। तो किसी भी डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा जीरो होगा। हाँ, टॉर्क के जीरो होने की गारंटी नहीं है, वो पी क्रॉस ई होता है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि थीटा कितना है। क्लियर? तो इसने बोला सेकंड डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। इसमें टॉर्क अगर पूछता तो डेफिनेटली ये हो सकता था हमारे पास। कैन नेवर भी जीरो, नहीं, जीरो हमेशा ही होता है। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, नहीं, डाइपोल की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, फोर्स पे वो तो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर, द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए। ठीक है, पी से ए तक ले जाने में वर्क डब्ल्यू ए है, पी से बी तक डब्ल्यू बी और फिर डब्ल्यू सी, इनमें कंपेरिजन करनी है। तो देखो ये पॉइंट चार्ज क्यों है, क्लियर, और यहाँ से हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है कि सर्कल वाला पार्ट दे रखा है, ए बी सी वाला पार्ट। तो ऐसे में ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, तो वी ए बी और सी तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे में अगर किसी चार्ज क्यू नोट को अगर तुम पी से लेके यहाँ तक जाके रखोगे तो उसको ले जाने में एक्सटर्नल का जो वर्क लगेगा दैट इज क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल सबका सेम है और इनिशियल भी सबका, सबके लिए कॉमन है वी पी, तो ऐसे में वर्क भी सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। A point charge q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge capital Q। कि ये हमारे पास कैपिटल Q चार्ज और इसके चारों तरफ अपन एक सर्कल में एक स्मॉल q चार्ज को घुमा रहे हैं।
क्लियर, इसके इफेक्ट में। तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो सेंटीमीटर दे रहा होगा। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होगा। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में वर्क पूछा है अपन को, सीधे सीधे से प्रॉपर्टी में सवाल हो गया कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो है हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज लूप में हमेशा वर्क जीरो होता है। तो डेफिनेटली यहाँ वर्क कितना होगा पूरे साइकिल के लिए जीरो होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे अगर बोले पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी नहीं, डी ऑप्शन क्या दे रखा, जीरो इफ द चार्ज क्यू इज एट द सेंटर एंड नॉन जीरो अदरवाइज। क्लियर, चार्ज क्यू अगर हमारे पास सेंटर पे हुआ तो जीरो होगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास कि सेंटर पे या कहाँ पर है। क्लियर, ये अगर हमारे पास क्लोज लूप में घुमाया तो इसका वर्क डेफिनेटली जीरो होगा। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में अपन मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव सेकंड के साथ में, जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट जो है हमारे पास, ये जो सवाल है वहाँ पे अपन मिलने वाले मोर MCQ अपन सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को गुड लक, थैंक यू।